चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो हम टोटल यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कितने लगभग लगभग 33 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। 33 चैप्टर। तो प्रारंभिक भारत का परिचय में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत जो प्राचीन भारत है इसके इतिहास का अध्ययन है कई दृष्टियों से हमें महत्वपूर्ण है। इसमें से हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। यानी जो हमारा जो मानव समुदाय है, जो हमारा मानव समुदाय है, उस मानव समुदाय का विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, किस तरीके से है डेवलपमेंट हुआ छोटी छोटी चीज़ों का, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है इसका लोगो। इसको मैं चेंज कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब ये प्राचीन इतिहास है, ये बतलाता है कि उन्होंने कृषि का शुरुआत कैसे किया जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हो सके। किस तरीके से इन्होंने कृषि की, खेती की, कृषि की शुरुआत है इन्होंने किस तरीके से की थी, क्योंकि कृषि की शुरुआत हुई तभी तो मानव जीवन है वो सुरक्षित हुआ, सुस्थिर हुआ। तो इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों में किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की थी। जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन प्राकृतिक संपदाओं की खोज है वो भारतीयों ने किस तरीके से की थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और फिर उनका उपयोग किया, जो प्राकृतिक संपदाओं की खोज की थी उनका किस तरीके से उपयोग किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन हैं, क्योंकि अपने जीने के जो साधन हैं वो भी उन्हें जुटाने पड़े, तो किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के साधन जुटाए उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातुकर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की उन्होंने क्या की, सफाई की, क्योंकि जंगलों की भी उनको सफाई यहाँ पर करनी पड़ी। कैसे उन्होंने गांवों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना उन्होंने किस तरीके से की थी, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। अभी इसको तो हम पढ़ देते हैं क्लियर। अभी कोई समुदाय तब तक यहाँ पर सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, अपनी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। आज भारत में भी जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं उन सब का विकास है प्राचीन लिपियों से ही होता है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें हैं वो अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई हैं। जैसे भारत के बारे में बोला जाता है अनेकता में एकता, तो प्राचीन भारत का इतिहास है बड़ा रोचक रहा है, क्योंकि भारत अनेकों अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। प्राय यहाँ पर आर्य, हिंद, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया है। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यहाँ पर योगदान दिया है, और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना यहाँ पर योगदान दिया है। ये सभी समुदाय, इनके सारे सांस्कृतिक जो वैशिष्ट हैं इस तरीके से मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि सब यहाँ पर क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय संस्कृति की विविधता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण की तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। यानी आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, जो प्राग आर्य जातीय उपादान दक्षिण के द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं में बहुत सारे शब्द हैं उन वैदिक ग्रंथों से भी यहाँ पर आए हैं।
या उन वैदिक ग्रंथों से भी पाए जाते हैं, जिनका काल है 1500 से 1500 ईसा पूर्व में के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय और वैदिकेतर भारत के संबद्ध विचारों, संस्थाओं और उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। इस प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द हैं जो गंगा के मैदान में यहाँ पर विकसित हुए हैं। पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द हैं जो गंगा के मैदानों में विकसित हुए हैं। और गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं। वे लगभग 300 से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। एक तमिल ग्रंथ था संगम ग्रंथ, वहाँ पर हमें इन जानकारी मिलती है। इनमें भारत के पूर्वांचल ने भी यहाँ पर प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा व कोल भाषाएं यहाँ पर बोलते थे। यहाँ पे जो लोग थे मुंडा और कोल भाषा बोलते थे। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, फती, डिगिंग स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द हैं मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। यद्यपि अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं। कहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार में बहुत से क्या हैं? मुंडा परिसर हैं। फिर भी मुंडा संस्कृति का पुरावशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का है। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द है हिंद आर्य भाषाओं में आप पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्यानात्मक या शब्दात्मक जो परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है। इसको डिलीट कर दे क्या? ओहो, क्या हो गया? ओके, ठीक है। तो भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रयोग प्रांगण रहा है। बहुत सारे धर्म है भारत में। यहाँ पर अलग अलग धर्म यहाँ पर भारत में रहे हैं। विविध धर्मों का प्रांगण भारत रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ है, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ है कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, हम जानते हैं कि लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हों, भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले हों, पर सारे देश में सभी को सामान्य जीवन पद्धति है। तो जीवन पद्धति है सबकी क्या है? सामान्य जीवन पद्धति है। यहाँ पर हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता यहाँ पर झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा है। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया है और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा है। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने सार्वभौम यानी सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, तो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटियों से लेकर के पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया जाता है। जैसे चक्रवर्ती कहलाते हैं ऐसे राजा जो चारों तरफ अपना साम्राज्य बढ़ा देते थे, उनको हम कहते थे चक्रवर्ती राजा। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई है। ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया है। फिर ईसा की 4वीं सदी में, एक तो ईसा की पूर्व 3वीं सदी में और फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची है। तो एक तो अशोक के समय ये सारी चीज़ें हुई हैं और एक किसके समय हुई है? अशोक के अलावा एक हुई है समुद्रगुप्त के समय। तो ये 2 शासन ऐसे आते हैं। 1 मिनट, ये कट गया गलती से। एक तो अशोक के समय शासन बड़ा है और एक समुद्रगुप्त के समय, ठीक है। ईसा की 4वीं सदी में की बात है ये समुद्रगुप्त की, तो और ये ईसा से पूर्व 3वीं सदी की बात है अशोक की।
तो तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया है। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका है गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची है। सातवीं सदी में चालुक्य राजा थे पुलकेशन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत की अधिपति माना जाता था, क्योंकि सातवीं सदी में चालुक्य राजा था पुलकेशन। तो पुलकेशन ने वहां पर हर्षवर्धन को हराया था 7वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर हम देखें किसने किसको हराया था। पुलकेशन ने 7वीं शताब्दी में किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को कब हराया था? ये 7वीं शताब्दी में हराया था। और जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा है। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान है अखंड भूमि के रूप में हुआ है। भारत की एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दिया। और ईरानी भाषा में हिंद शब्द के संस्कृत में सिंधु से निकला है। ईरानी भाषा में सबसे पहले बोलें हिंद शब्द है संस्कृत के सिंधु से निकला है। तो इस शब्द का प्रयोग छठी ईसा पूर्व में ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के रूप में हुआ था और काल क्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानीय पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद शब्द से विदित हुआ है। हिंदुस्तान शब्द पहल तीसरी शताब्दी में ईरानी शासक जो ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है, इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ है। तो देश में मात्रात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व तीसरी सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। प्राकृत भाषा है यहाँ पर, संपर्क भाषा थी देश भर में, वो लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। बाद में यह स्थान संस्कृत ने लिया और देश में के कोने कोने में राजभाषा के रूप में ये प्रचलित हुई संस्कृत भाषा। और यह सिलसिला ईसा की चौथी सदी के आकर गुप्त काल में फिर और मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया, फिर राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते थे। तो यह भी यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल प्रदेशों में वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में पढ़े जाते थे। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत में सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किया हो, उनका सारत्व सारे देश में एक जैसा रहा है। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे भी किसी न किसी जाति या वर्ण में मिल गए, और वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी वे पूर्ववत यहाँ पर चलते रहे हैं। तो वर्तमान में अतीत की क्या प्रासंगिकता है, क्यों हम अतीत के बारे में वर्तमान में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन का विशेष महत्व है। कुछ लोग हैं प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटना चाहते हैं और भारत के उज्जवल अतीत का गुणगान करते नहीं थकते। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतना चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत ही जरूरी है। बेशक प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय व्याप्त था।
निचले वर्णों विभिन्न प्रकार के जैसे विशेषतः शूद्रों और चंडालों पर जिस प्रकार से अपात्रताएं थोपी गई थी, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन नहीं लाया जाए तो स्वाभाविक है वे सारी समस्याएं भी सर उठाएंगी। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ वही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलताएं मिली हैं, उनसे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत की पुनः लौटने का अर्थ होगा कि वह सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिसके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना जरूरी है। प्राचीन मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां हैं वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंच गए हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास को रोकते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है या जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकता। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में बाधक बने हुए हैं। जाति प्रथा और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देते और सामान्य हित में एकताबद्ध होने नहीं देते। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हैं। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तय में बैठकर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे हम लोग या कुछ लोग फिर से लौटना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें राजभाषा के रूप में संस्कृत है 4वीं शताब्दी और उसके बाद की बात है। 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ससानी अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द मिला है। 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा हुई है। 300 से 600 ईसा पूर्व में जो संगम इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर 1500 से 500 ईसा पूर्व में वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख हमें मिलता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन से हैं।